हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका साइंस का फर्स्ट टॉपिक। मेरा नाम है बीना भद्रा और मैं यहाँ पर एड्यू दोस्त की तरफ से आपके साथ साइंस में थोड़ी सी गपशप करने आई हूँ। सो लेट अस स्टार्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सुनने में कितना बड़ा नाम है ना? पर चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, हम इस चैप्टर में आपके जो भी आपके सराउंडिंग में होता है ना, आपके आसपास होता है, वही पढ़ने वाले, कुछ नया नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। चलो शुरू करें। द वेरी फर्स्ट, इतने सारे चेंजेस आपके आजू बाजू में होते रहते हैं, नोटिस किए हैं ना? कभी किए ही होंगे। दुनियादारी इतनी आती है तो ऑफकोर्स आपने चेंजेस तो नोटिस किए होंगे। अगर मैं एक बात एग्जाम्पल लेती हूँ, रात में मम्मी ने लिया था दूध, नेक्स्ट डे देखा तो बन गई दही। चेंज हो गया ना? पर दही अच्छी होती है, खाना चाहिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ओके, वापस मम्मी ने एक पतीला लिया, उसमें रखा थोड़ा सा पानी, उसमें डाली चाय पत्ती और डाला शुगर, बन गई चाय। वापस चेंज हो गया। अब फ्रिज में से बर्फ़ लिया और रख दिया साइड पर, थोड़ी देर के बाद देखा तो बन गया पानी। ये भी एक चेंज है। तो ये सारे चेंजेस आपके आजू बाजू में आसपास होते ही रहते हैं, आपने देखे हैं, नोटिस किए, याद नहीं है बस। ठीक है, तो चलो याद करते हैं वो सारे चेंजेस और उन सभी चेंजेस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद ये चेंजेस के दो ग्रुप्स बनते हैं। एक होते हैं फिजिकल चेंजेस, दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। अच्छा, एक पेपर है मेरे पास, उस पेपर को मैंने 4 हिस्सों में कट कर दिया। ठीक है, अब कट करने के बाद मिला क्या मुझे? 4 छोटे छोटे पेपर के पीसेस, 4 छोटे छोटे पेपर के टुकड़े। है तो आखिर पेपर ही छोटा सा है, उसके साइज कम हो गई, उसकी डायमेंशन छोटी हो गई, बट है तो पेपर। उसका कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं हुआ, पहले भी पेपर बाद में भी पेपर। पर वही पेपर को मैंने आग में जलाया तो क्या मिलेगी? पेपर मिलेगा? नहीं, मिलेगा मुझे ऐश। ठीक है, तो वो ऐश जो है वो तो नया सब्सटेंस बन गया। पहले था सॉलिड पेपर, अब मेरे पास है पाउडर्ड ऐश, पाउडर्ड राख। चेंज हुआ ना? एग्जैक्टली। जो फर्स्ट चेंज था जिसमें आपके पेपर की सिर्फ साइज छोटी हुई, उसे फाड़ने की वजह से, उसे कहते हैं हम फिजिकल चेंजेस। और जो दूसरे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं, उसमें आपका केमिकल कॉम्पोजिशन पूरा का पूरा चेंज हो गया। पहले था पेपर, अब बन गया राख। सो ऐसे चेंजेस जिसमें आपका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए ऑल टुगेदर, उन्हें हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि आइस रखा मेरे अपने पास, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, बन गया पानी। उसमें उसकी स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से वो बना लिक्विड। ठीक है, अब पानी एक पतीले में लिया, उसको गर्म करने रख दिया, क्या बनेगा? चाय पत्ती नहीं बनेगी, चाय पाउडर थोड़ी डाला है, बनेगा सिर्फ वाटर वेपर। पहले मेरे पास वाटर था जो लिक्विड स्टेट में था, अब मेरे पास जो वाटर है वो गैसियस स्टेट में, वाटर वेपर है तो पानी ही, H2O ही उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, चेंज तो नहीं हुआ। तो सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम है। ऐसे चेंजेस को हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। और जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि सीड में से फ्रूट बनना, केमिकल चेंज है। खाना पकाना, कुकिंग, केमिकल चेंज है। पहले रॉ सब्सटेंस था, अब सब्सटेंस कुक हो गया है, केमिकल चेंज है ना? सो इन सच केमिकल चेंजेस में आपका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है, और ये जो केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, वापस आप उसको पुराने स्टेट में नहीं ला सकते हो, जबकि फिजिकल चेंजेस में पॉसिबल है। ठीक है, हर केस में पॉसिबल नहीं है बट पॉसिबल है। फाइन, तो जहां जहां केमिकल चेंज दिखा वहां वहां हमारी हुई केमिकल रिएक्शन। फाइन, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मिल्क को मम्मी ने समर सीजन में ले लिया फ्रिज से बाहर, लेकिन रात भर भूल गए, क्या हो जाएगा? दूसरे दिन दूध खराब हो जाएगा।
अगर उसमें 2-3 बूंदे मैंने छाछ की डाल दी या दही का 1 स्पून डाल दिया तो वो बन जाएगी दही। ठीक है, केमिकल चेंज हो गया कि नहीं हुआ? कैसा केमिकल चेंज हुआ? मेरा जो मिल्क था, मिल्क टर्न हुआ कर्ड में, केमिकल चेंज। नेक्स्ट, ग्रेप्स को फर्मेंटेशन के लिए रखा। देखा है ऐसा कहीं? मूवीज में वगैरह में देखा होगा, राइट? ग्रेप्स फर्मेंट होने के बाद क्या बनाते हैं? अल्कोहल। इनिशियली पहले मेरे पास था ग्रेप्स, अब मेरे पास बन गया है अल्कोहल। दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। सो इन दोनों चेंजेस को आप केमिकल चेंज बोल सकते हो। तो हम क्या कहेंगे? जहाँ कहीं पर भी केमिकल चेंज हुआ वहाँ हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है ना बच्चों? सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? क्लियर है? जिस किसी रिएक्शन में केमिकल चेंज इन्वॉल्व है वो बन गई हमारी केमिकल रिएक्शन। एक एक्टिविटी करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है। ठीक है, मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है जो 2-3 सेंटीमीटर्स 4-5 सेंटीमीटर्स की होगी। पहले तो उसको सैंड पेपर से एकदम अच्छे से रब करके क्लीन करो। क्लीन क्यों करना है ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। फाइन, अब उसको एक पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ो एंड उसको हीट करो बर्नर में। ठीक है, हीट करते वक्त ध्यान रखना कि थोड़ा सा दूर है, आपकी आंखों के ज़्यादा नज़दीक ना हो। ओके, और नीचे एक वॉच ग्लास रखो ताकि वो जलने के बाद अगर कुछ ऐश वगैरह बनी तो उसको आप कलेक्ट कर सको वॉच ग्लास में। फाइन, तो आप यहाँ पर डायग्राम तो देख ही रहे हो, असेंबली तो आपको दिख रही है कि एक बर्नर है, बर्नर को पकड़े रखा है एक हाथ से, दूसरे हाथ में आपने मैग्नीशियम रिबन ले रखी है जो एकदम क्लीन्ड है। ठीक है, उसको आपने बर्नर से जलाया और उसका एक पाउडर बन रहा है जो आप वॉच ग्लास में कलेक्ट कर रहे हो। तो होता क्या है ये? मैग्नीशियम रिबन जो है वो जब जलाते हैं हम तो वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है। ठीक है, और वो वाइट कलर का पाउडर बनाती है। आप पिक्चर में देख सकते हो, इतनी ब्राइट, इतनी डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है जिसके साथ मैग्नीशियम रिबन जलती है। ठीक है, और जो वाइट पाउडर आपने कलेक्ट किया था आपके वॉच ग्लास में वो क्या बना? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बना कैसे बच्चों? जानते हो ना? मैग्नीशियम रिबन ने ऑक्सीजन जो एयर में है उसके साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और एयर का ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो है वाइट कलर का पाउडर। ठीक है बच्चों? तो ये एक्टिविटी में हमने देखा क्या? पहले था मेरे पास मैग्नीशियम, अब मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये कन्वर्जन कैसे हुआ? जब मैग्नीशियम रिबन को मैंने ऑक्सीजन में बर्न किया, एयर के ऑक्सीजन में मैंने बर्न किया। सो पहले था मैग्नीशियम, अब मिला मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल चेंज हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसे क्लीन करना होता है सैंड पेपर से। क्यों करना होता है? टाइम पास के लिए नहीं करना है। हमारे पास करने को बहुत सारी चीज़ें, टाइम पास के लिए नहीं करते प्लीज़। मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो एयर के ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो मुझे हीट नहीं करना, मुझे किसको हीट करना है? मैग्नीशियम को। सो मैं जब सैंड पेपर से उसे रब करके बाद में जलाती हूँ तो ऊपर अगर कोई कोटिंग है मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो वो निकल जाएगी। सो ये प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है टू गेट ए क्लीन डैजलिंग वाइट फ्लेम। ओके बच्चों, क्लियर है? सो ये एक्टिविटी में हमने देखा कि पहले मेरे पास था मैग्नीशियम, अब जलने के बाद मैग्नीशियम चेंज हो गया इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक एक्टिविटी लेते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें थोड़ा सा जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देंगे, जिंक के पाउडर डाल देते हैं। उसमें आप कोई भी डाइल्यूट एसिड डाल सकते हो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। कुछ इस तरह की असेंबली होती है, आप देख सकते हो। कोनिकल फ्लास्क है, उसको मैंने स्टॉपर, उसमें मैंने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले हैं और उसमें
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, मैं यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले रही हूँ। अब जब ये मैं डालती हूँ और मैं उस कोनिकल फ्लास्क को रबर कॉर्क की मदद से बंद करती हूँ, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई एक गैस लिबरेट हो रही है, यहाँ पर एक गैस जनरेट हो रही है और वो कोनिकल फ्लास्क से बाहर आने की कोशिश कर रही है, राइट। तो ये जो गैस जनरेट हुई है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। जो आपका जिंक ग्रैन्यूल्स थे वो आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होके मुझे हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उसके साथ रहना नहीं चाहता, बोलेगा मैं क्यों रहूँ इसके साथ भाई, मैं तो गैस हूँ, मैं तो उड़ना चाहूँगा। तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इस कोनिकल फ्लास्क से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो रबर कॉर्क में जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, उसके थ्रू निकल जाएगा। बट ये सब होते होते अगर आप वो कोनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो आप देखोगे क्या? गर्म हो गया वो, ठीक है। तो वो गर्म हो गया तो एक्चुअली क्या हुआ? आपका जो जिंक है, जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, एस्केप होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जो अभी मेरे पास कोनिकल फ्लास्क में क्या मिला मुझे? जिंक क्लोराइड। और इस रिएक्शन के दौरान कुछ हीट है जो बाहर निकलने की कोशिश करती है, इसलिए आपका कोनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है। छुओगे तो चटका लगेगा भाई, छूना मत इतना फास्ट, हाँ, संभल के। इसमें भी हमने देखा कि पहले था मेरे पास जिंक ग्रैन्यूल्स, अब मुझे मिलते हैं जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि केमिकल रिएक्शन तो हुई है भाई, केमिकल चेंज तो है, कॉम्पोजिशन तो चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ स्टेट चेंज हो रहा है। कभी कभी सॉलिड का लिक्विड बन रहा है, लिक्विड का गैस बन रहा है, सॉलिड का गैस बन रहा है। फिजिकल स्टेट उसकी चेंज होती है, या तो इसका कलर चेंज होता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन थी ब्लैक, बट जलने के बाद जो पाउडर मिला वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट। ओके बच्चों, नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो हमने पहली वाली एक्टिविटी में देखा कि हाइड्रोजन गैस जनरेट हुई थी जो बाहर रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ के बाहर चले गई, उससे नहीं रहना था रिएक्शन मिक्सचर के साथ, ठीक है। और जो चौथी है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बढ़ता है या तो टेम्परेचर कम होता है। बट ये 4 ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशंस आप नोट डाउन करो, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि यस ये रिएक्शन मेरी केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। अगर इन 4 में से 2, 3 या चारों के चारों ऑब्जर्वेशंस आप सेटिस्फाई कर रहे हो, आपकी रिएक्शन सेटिस्फाई कर रही है, तो डेफिनेटली वो एक केमिकल रिएक्शन है। ओके बच्चों, केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है, क्या क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में? फर्स्ट, या तो चेंज इन स्टेट होगा, सेकंड चेंज इन कलर होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, कोई गैस जनरेट होगी, कोई गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, या चेंज इन टेम्परेचर, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ठीक है बेटा। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? कब से केमिकल रिएक्शन बोल रही हूँ ना, पर इक्वेशन अभी ये तो कुछ नया सुनने में आ रहा है। नया है? बिल्कुल नहीं। केमिकल इक्वेशंस आपने बहुत बार सुनी हुई है, बहुत बार लिखी भी हुई है, पर होती क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हमने देखा था मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन में जलाया तो बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको जब मैं लिखने जाऊंगी तो मुझे पूरा एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना, पूरा एक वाक्य बनाकर लिखना पड़ेगा। भाई मैग्नीशियम है, उसको एयर में जब जलाते हो तब वो ऑक्सीजन लेकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो गया ये? कौन लिखेगा इतना? लिखना पड़ेगा एग्जाम में पेपर्स में लिखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छी इंप्रेशन पड़ती है टीचर्स पर, आपके एग्जामिनर पर बहुत अच्छी इंप्रेशन पड़ती है अगर आप ये वर्ड इक्वेशन लिखोगे। पर कितनी बार मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ, हर बार एक का एक लिखते जाओ, मैग्नीशियम रिबन जलाओ, ऑक्सीजन में मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, बहुत टीडियस हो जाएगा ना ये सेंटेंस फॉर्म में लिखना। तो मैं उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकती हूँ
कैसे? वर्ड इक्वेशन में। सेंटेंसेस के बदले लिखते जाओ वर्ड्स, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बीच में डालो प्लस। सो समझ में आ रहा है कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है? क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वर्ड इक्वेशन में हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस तरह से वर्ड्स लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट हो रहे हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हम लिखते हैं। पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ वर्ड्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिएक्शन हो रही है, और बीच में हम दिखाते हैं ये एरो। एरो की डायरेक्शन हमेशा याद रखना बच्चा, जो चीज़ नहीं बनती है उसके तरफ होती है। कुछ रिएक्शन में कुछ चीज़ें रिएक्ट होती हैं और वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? कुछ नए सब्सटेंस बनाती है, तो एरो हमेशा उस तरफ पॉइंट करता है जहाँ पर नया सब्सटेंस बना। क्लियर है बच्चों? तो वर्ड इक्वेशन लिखते वक्त प्लीज़ ध्यान में रखो कि दो वर्ड्स हैं, अगर वो साथ में रिएक्ट हो रहे हैं तो बीच में लिखो प्लस। जो दो वर्ड्स हैं वो प्रोडक्ट हैं, अगर वो बनते हैं तो बीच में लिखो प्लस। बट कहाँ से कहाँ रिएक्शन जा रही है वो दिखाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये एरो। और एरो हमेशा नए सब्सटेंस जिस तरफ बन रहे हैं उसी की डायरेक्शन में पॉइंट होता है, ठीक है? जो सब्सटेंस केमिकल चेंजेस के थ्रू बनते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोडक्ट। जो नए सब्सटेंस बने विद द केमिकल चेंज उससे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस जो खुद टूटे या उनमें कुछ नया बना या वो खुद डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, जिनके साथ केमिकल रिएक्शन हुई है, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। सो जो सब्सटेंस जो केमिकल चेंजेस में जाते हैं, जिनका केमिकल चेंजेस होता है, उन्हें कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस केमिकल चेंजेस होने के बाद बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। बच्चों ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए शायद पूछ सकते। ओके, अब वर्ड इक्वेशंस लिखते वक्त जैसे मैंने आपको बोला कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं, उन्हें हम जनरली लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम जनरली राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। सो हम एरो इसीलिए हमेशा लेफ्ट टू राइट दिखाते हैं, ताकि रिएक्टेंट्स जो हैं जहाँ पर रिएक्शन हो रही है वो लेफ्ट साइड पे लिखे जाएं, और जो प्रोडक्ट्स है जो नए बने हैं वो हम राइट साइड पे लिखें, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो या 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो तो बीच में प्लस साइन लिखना मत भूलना, ओके? एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, एरो हेड जो होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की टूवर्ड्स होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ओके बच्चों, ये कुछ आपके रूल्स हैं, मैंने बताया नहीं बट ये रूल्स हैं। हाँ, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको केमिकल इक्वेशंस लिखते वक्त फॉलो करने होते हैं। पहले बता दिए ये रूल्स है तो आप स्ट्रेस ले लेते, अभी इसमें भी रूल्स, इसलिए मैंने बताया नहीं कि ये रूल्स, ठीक है बेटा? और केमिकल इक्वेशंस, वर्ड 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 वर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा ना, तो मैं वर्ड्स के बदले अगर और छोटा करने की कोशिश करूँ तो कैसे लिखूँगी मैं? केमिकल इक्वेशंस से। तो वर्ड इक्वेशंस के बदले में केमिकल इक्वेशंस यूज़ कर सकती हूँ। केमिकल इक्वेशंस के लिए क्या करूँगी? वर्ड इक्वेशन जो था मेरे पास, अब वर्ड्स की जगह पे उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिख दूंगी, ठीक है? तो मैग्नीशियम की जगह पे मैंने लिख दिया Mg, ऑक्सीजन के जगह पे मैंने लिख दिया O2, ठीक है? तो मेरे रिएक्टेंट्स हो गए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एज MgNO2। प्रोडक्ट क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका केमिकल फॉर्मूला है MgO। अब ये भी मैंने लिख दिया। तो मैंने जो मेरे वर्ड इक्वेशंस में वर्ड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस किया बेटा? केमिकल फॉर्मूला से रिप्लेस किया। तो जब हम वर्ड इक्वेशंस के वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं केमिकल फॉर्मूला से, लिख तो वही रही है, तरीका अलग है थोड़ा सा। तो अब जब आप कोई केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, उसके केमिकल फॉर्मूलाज लिखकर
तब वो इक्वेशन कही जाती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो वर्ड्स या सेंटेंसेस के बदले हम प्रेफर करते हैं राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, तो उससे आपकी रिएक्शन कंसाइज हो जाती है, प्रिसाइज हो जाती है, और बहुत छोटी से रिएक्शन में आप पूरा रिएक्शन छोटी सी इक्वेशन में आप पूरा रिएक्शन समझ जाते हो। ठीक है, हाँ, पर इसमें आपको उसकी फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ती है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों की फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ती है। जैसे कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस है तो मैं लिखूंगी जी, देख रहे हो आप, जी। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है तो मैं लिखूंगी एस। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड है तो मैं लिखूंगी एल। अगर गैसियस है तो जी। अगर एक्वियस सोल्यूशन है तो ए क्यू। अच्छा, एक्वियस सोल्यूशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो उसका सोल्यूशन बनेगा, राइट? वो सोल्यूशन को हम कहते हैं एक्वियस सोल्यूशन। सो अगर मेरे पास सॉलिड है तो मैं लिखूंगी एस, लिक्विड के लिए एल, गैसियस के लिए जी एंड एक्वियस के लिए ए क्यू। तो ये हम जो एब्रीवेशंस यूज करते हैं, इससे हम वो सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बता सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम मैंने सॉलिड रिबन लिया था, ऑक्सीजन मैंने गैसियस यूज किया। सो दिस इज हाउ आप फिजिकल स्टेट्स लेके रिएक्शन को एकदम परफेक्टली बता सकते हो। ओके, और केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो जब कभी भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो, प्लीज ध्यान में रखो वर्ड इक्वेशंस के वर्ड्स को आप केमिकल फॉर्मूले की तरह रिप्रेजेंट करोगे, और उन केमिकल फॉर्मूलाज के साथ आप उसकी फिजिकल स्टेट्स लिखोगे। हाँ वही बाबा, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड एक्वियस। ठीक है, और उसको बैलेंस करोगे। अब बैलेंस कैसे करना है अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके मुझे बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूले तो लिख दिए हैं, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। पर दोनों एलिमेंट्स के एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम है क्या? नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के क्या दोनों साइड पे सेम है? चलो देख ही लेते हैं। मैग्नीशियम है लेफ्ट हैंड साइड पे एक, राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम हो गया एक, सेम है। हाँ हाँ, काउंटिंग सेम है, करेक्ट है, आप भी सही हो। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे हो गए 2, बट ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ है एक। काउंटिंग सही है बाबा, सही है। नहीं देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 2 है, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हो गया 1। तो अभी क्या नंबर ऑफ एटम्स दोनों एलिमेंट्स के सेम है? नहीं है। मैग्नीशियम के लिए सेम है बट ऑक्सीजन के लिए नहीं है। अगर दोनों सेम है तो रिएक्शन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड रिएक्शन, पर अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमें उन्हें सेम करना पड़ता है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर नंबर ऑफ एटम्स फॉर एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या तो फिर उन्हें कहते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशंस जो रिएक्शन आपको बता रहे हैं कि ठीक है मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो मिला मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड, पर कितना मैग्नीशियम कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा ये रिप्रेजेंट नहीं हुआ क्लियरली। तो ऐसी रिएक्शंस को जो अनबैलेंस्ड हैं, जिनमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे अनइक्वल है, ऐसी रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशंस बोलते हैं और स्केलेटल इक्वेशंस भी बोलते हैं। और ऐसे स्केलेटल इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंसिंग नहीं करोगे तो आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। गलत तो हम होने देंगे ही नहीं, क्यों दे भाई? मार्क्स क्या फ्री में बट रहे? मार्क्स ऐसे ही हमें ऐसे क्या लुटाने हैं? नहीं, हमें मार्क्स स्कोर करना है, हमें केमिस्ट्री सीखना है। सो उसके लिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेपर में केमिकल इक्वेशन लिखी बैलेंस नहीं है तो आपका हाफ मार्क ऐसे ही चला जाएगा।
हाफ मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सो रिएक्शन बैलेंस करना ज़रूरी है। सो अब हम देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और ये किस बेसिस पे बैलेंसिंग करने के लिए हमने सोचा। सो ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, वो किनका आप जानते हो? ये आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, इनका नाम है एंटनी लेवॉइसर। इन्होंने एक लॉ दिया था जो शायद अपने 9th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा, विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उनके हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से मास ना तो आप जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मास ना तो आप बना सकते हो, ना तो मास आप ब्रेक कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सो टोटल मास हर एक एलिमेंट का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है वो कंजर्व होना चाहिए। टोटल मास जितना प्रोडक्ट का बना है उतना ही टोटल मास रिएक्टेंट का यूज होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सो टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स जो आपके प्रोडक्ट में थे, राइट हैंड साइड पे थे केमिकल रिएक्शन के, वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड केमिकल इक्वेशन में। सो दोनों लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बैलेंस करके चलना है। ठीक है, लाइफ में बहुत सारा बैलेंसिंग करते हो ना, एक काम करना, नहीं आता तो सिर पे रखो बुक और बैलेंसिंग करना सीखो। ओके, केमिकल रिएक्शन को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि मास लॉ, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में मास का कंजर्व्ड होना ज़रूरी है। वरना कितना एलिमेंट यूज़ हुआ, कितना एलिमेंट बना, कितना एटम्स यूज़ हुआ, कितना एटम्स बना, इसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। और जहाँ हिसाब नहीं वहाँ प्रॉफिट नहीं, वहाँ तो होती है लॉस। लॉस तो हम करना चाहेंगे नहीं। सो ये है सर एंटनी लेवॉइसर जिन्होंने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया, और उनके हिसाब से ना तो मास आप जनरेट कर सकते हो, ना तो मास आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपका टोटल मास प्रोडक्ट का और टोटल मास रिएक्टेंट का सेम होना चाहिए। वो सेम करने के लिए आप क्या करोगे? जो एटम्स आपके केमिकल रिएक्शंस में आपने रिप्रेजेंट किए उन्हें काउंट करो। अगर वो नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम है, दैट मीन्स आपकी रिएक्शंस बैलेंस्ड है। ओके, एंड अगर वो नंबर ऑफ एटम्स फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम नहीं है तो आपकी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। उसके लिए आपको वो रिएक्शन बैलेंस करनी ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे कि मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको मैंने हीट करा, ठीक है, तो मुझे वो देगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अब अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं, लेफ्ट हैंड साइड पे कैल्शियम है एक, राइट हैंड साइड पे कैल्शियम है एक, लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन है एक, राइट हैंड साइड पे कार्बन है एक, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है 3, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है 1 एंड 2, सो कपल्ड टू गेट 3। तो इस इक्वेशन में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो ये रिएक्शन है मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ये रिएक्शन है मेरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बट दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, N2 plus H2 गिविंग मी NH3, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके मुझे देंगे अमोनिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन है 2, राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन है 1, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है 2, राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन है 3। सो इस केस में अगर हम देखें, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन 1, नॉट बैलेंस्ड। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 2, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन 3, नॉट बैलेंस्ड। सो यहाँ पर
दोनों एलिमेंट के एटम्स बैलेंस्ड नहीं है, सो ये एक स्केलेटल इक्वेशन तो डेफिनेटली है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। सो ऐसे रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसके लिए कुछ छोटे से रूल्स हैं जो हम देखेंगे, लेट अस चेक। अच्छा, एक रिएक्शन हमने अभी अभी करी थी, जिंक ग्रैन्यूल्स को मैंने कोनिकल फ्लास्क में लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, हमने शेक करके देखा था कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और बना क्या मुझे जिंक सल्फेट। हमने ये एक्टिविटी थोड़ी देर पहले ही देखी थी, राइट। उसका मैंने स्टेटमेंट ना लिख के वर्ड इक्वेशन लिखा है, ये रही आपकी उसकी वर्ड इक्वेशन, फाइन। तो ये जो आपकी वर्ड इक्वेशन है उसको पहले मैं रिप्रेजेंट करूंगी यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, और मैं उसका पहले बनाऊंगी एक केमिकल इक्वेशन। सो जिंक को रिप्रेजेंट किया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट किया H2SO4, जिंक सल्फेट को रिप्रेजेंट किया ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हुई, जो जनरेट हुई, उसको हमने रिप्रेजेंट किया यूजिंग H2। तो इस तरह पहले तो आपको आपकी वर्ड इक्वेशन है उसको आपको केमिकल इक्वेशन में बनाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब चेक करो, हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं। सो अगर ये हम एग्जांपल देखें तो जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे है एक, राइट हैंड साइड पे है एक, ठीक है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है 2, राइट हैंड साइड पे है 2। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे है 1, राइट हैंड साइड पे है 1। एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 एंड राइट हैंड साइड पे 4। अरे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम, वेल डन, रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस्ड, ओके। सो यहाँ पर आपने देखे हर एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं उनकी नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एरो के दोनों साइड पे सेम है, तो ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दूसरे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, चलो लेते हैं। ये एग्जांपल में आपके पास आयरन है, उसको आप रिएक्ट करते हो वाटर के साथ। सुना होगा कभी ऐसा कुछ, रस्टिंग के टाइम होता है, रस्टिंग के टाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मॉइस्चर वाटर रिएक्ट करे आयरन के साथ तो करोजन होता है, जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले तो चेक करेंगे भाई बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। सो आयरन जब पानी के साथ रिएक्ट करता है वो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप है केमिकल इक्वेशंस लिखो, उसके बाद बॉक्स बना दो हर एक फॉर्मूला के आसपास। जैसे कि Fe के पास मैंने बॉक्स बनाया है, H2O को बॉक्स बनाया है, Fe3O4 एंड H2, 4 अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए मैंने 4 बॉक्सेस बना दी, ठीक है। आप इन बॉक्सेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो बॉक्सेस के बाहर करने हैं। बॉक्सेस के अंदर चेंज करोगे तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, भाई कंपाउंड चेंज हो जाएगा तेरा, सब गलत गलत। ऐसा हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बॉक्सेस बनाते हैं ताकि हम बॉक्सेस के अंदर कुछ चेंज ना करें। जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी बैलेंसिंग करना है हम करेंगे बाहर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन में है। सो हमारे पास यहाँ पर 3 एटम है, आयरन Fe, H एंड O, ये 3 एलिमेंट है। उनके हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं काउंट कर लेते हैं। आयरन के नंबर हैं 1 इन रिएक्टेंट साइड एंड 3 इन प्रोडक्ट साइड। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा, हाँ याद रखो। फिर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट में है 2, ठीक, सेटल्ड। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है 1, प्रोडक्ट में है 4, बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप जो था, आपने पहले बॉक्सेस बनाए सो दैट आप कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना करो। सेकेंड, लिस्ट करो नंबर ऑफ एटम्स फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट का आप इस तरह से बॉक्स बना दीजिए
ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, वो नोट कर लीजिए और देखिए कि वो इक्वल है या नहीं। ये अनइक्वल है तो डेफिनेटली आपको उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। स्टेप 3, अभी मुझे यहाँ पर एक ये है कि कंपाउंड बैलेंस करने के लिए मैं किस एलिमेंट से शुरुआत करूँ। कंफ्यूजन कंफ्यूज मत हो, कोई भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पहले इसी से स्टार्ट करना है। बट मैं एक सजेशन दूंगी कि हम पहले ऐसा कंपाउंड लेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। ठीक है, Fe में एक ही एटम है, हाइड्रोजन में 3 है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, सो हो गए टोटल 3। Fe3O4 में 7 एटम्स हैं। किस तरह 7? 3 ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 ऑफ ऑक्सीजन, सो 3 + 4 7। मैथ्स अच्छी लगती है, एटलीस्ट एडिशन तो आता है। हाँ भाई, एडिशन तो आता है। और हाइड्रोजन कितने थे? H2, 2 एटम्स। सो सबसे ज्यादा एटम्स मुझे किस में दिखाई दे रहे हैं? Fe3O4 में, टोटल 7। तो ये जो मेरा सब्सटेंस है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं, तो पहले मैं बैलेंसिंग उससे स्टार्ट करूंगी ताकि मेरी बाकी के सारे जो सब्सटेंस है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बैलेंस होते जाए। ठीक है, तो ये हमने चेक करे। नेक्स्ट स्टेप, मैं Fe या ऑक्सीजन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकती हूँ बैलेंस करना। Fe3O4 में 2 एलिमेंट है, Fe, ऑक्सीजन। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑक्सीजन से। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप Fe से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा। फाइन, सो लेट अस चेक कि ऑक्सीजन एटम्स कितने थे रिएक्टेंट में? 1 और प्रोडक्ट में है 4। तो अब मुझे बैलेंस करना हो अगर, तो मैं क्या करूँगी? प्रोडक्ट के 4 में से एक कट तो नहीं कर सकती ना भाई, किसी का खा जाना अच्छी बात नहीं है ना। हम भुक्खड़ थोड़ी ना है कि Fe3O4 का 3 ऑक्सीजन खा जाए, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे? H2O में जो ऑक्सीजन है उन्हें बढ़ा देते हैं, उन्हें हम 4 बना देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में सेम हो जाएगा, राइट। तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन मुझे क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में 1 में से 4 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। तो वो मैं कैसे करूँगी? तो मैं नंबर ऑफ एटम्स को अगर इक्वल बनाना है तो मैं केमिकल कंपाउंड का तो फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकती, मैं उनके आगे कोएफिशिएंट लिख सकती हूँ। कोएफिशिएंट कैसा? कितने के साथ मल्टीप्लाई करो वो आपका बन जाएगा कोएफिशिएंट। जैसे कि वाटर में मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, 4 बनाने हैं, तो मैं वाटर को H2O को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी किस तरह? 4H2O। मैं इस तरह नहीं लिखूंगी H2O4। H2O4 करूंगी तो सिर्फ ऑक्सीजन 4 बने, ठीक है, पर ऐसा हो गया कॉम्पोजिशन तो चेंज हो गया, पानी थोड़ी रहा है अभी, ये तो कुछ और ही बन गया। ये तो गलत बात, बिल्कुल गलत। तो हम इस तरह इसे नहीं कर सकते। कैसे करेंगे हम जो पूरा H2O है उससे मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन 4 ऑटोमेटिकली बन जाए। सो हम पूरे H2O को एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कोएफिशिएंट होगा आपका 4। ये कोई भी नंबर हो सकता है, जितने आपको बैलेंस करने उस हिसाब से आपका कोएफिशिएंट चेंज होगा। ठीक है, सो अब आपकी इक्वेशन ऑक्सीजन के टर्म्स में बैलेंस हुई है। सी राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन हो गए 4, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन हो गए 1 × 4, दैट मीन्स 4। सो माई इक्वेशन इज पार्टली बैलेंस्ड। अब मेरी इक्वेशन पार्टली बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, अभी देखोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है, बट हाइड्रोजन और आयरन अभी भी बैलेंस करने बाकी हैं। तो मैं क्या करूंगी? अभी चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करती हूँ। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए अभी रिएक्टेंट पे? 2 × 4, 2 4s are 8, ठीक है, बट प्रोडक्ट में कितने हैं? 2, तो 2 4s are 8 इन द रिएक्टेंट, बट प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो अब मुझे ये इम्बैलेंस्ड जो है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करें यार, कितने काम करवाते हो मुझसे, खुद भी कुछ कर लिया करो, ऐसे ही बैठे रहते हो बस।
चलो रिएक्शन को आप बैलेंस करो। तो आपके पास प्रोडक्ट में है 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में है 8 हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट के 8 में से मैं 6 हाइड्रोजन खा तो नहीं सकती ऑफ कोर्स, तो मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट में 2 के बदले उन्हें 8 बनाने की कोशिश करूँगी। एंड वो मैं किस तरह कर सकती हूँ, आई कैन मल्टीप्लाई मैं 2 with 4 टू मेक इट 8। सो मैं 2 4s are 8 करूँगी, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह पे 8 हो जाएंगे। एंड फॉर दैट, उसके लिए मैं हाइड्रोजन H2 को मल्टीप्लाई करूँगी विथ 2, मल्टीप्लाई करूँगी विथ 4, आई एम सॉरी, वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 4 सो दैट टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाए। ठीक है, सो ये क्लियर है बच्चा? फाइन। सो नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग द H2 with 4, इक्वेशन क्या बनी, Fe plus 4H2, जो हमने फर्स्ट स्टेप इनिशियल स्टेप में करा था, गिविंग मी Fe3O4 प्लस 4H2। सो अभी हाइड्रोजन भी दोनों जगह पे 8 और 8 हो गए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में 8 और 8 हो गए। अब बचा क्या, आयरन। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बचा क्या, आयरन। अब आयरन काउंट करो। फर्स्ट केस में लेफ्ट हैंड साइड में आयरन है 1 बट प्रोडक्ट साइड में आयरन है 3। वापस इम्बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड है, तो मुझे उसे बैलेंस करना पड़ेगा, है ना बच्चों? कैसे बैलेंस करोगे, मल्टीप्लाई द रिएक्टेंट साइड ऑफ आयरन विथ 3। तो आपका यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3। तो उस हिसाब से 3 आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड पे हो जाएंगे और 3 आयरन प्रोडक्ट साइड पे हो जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस्ड। सो इन दिस केस 3Fe plus 4H2O गिविंग मी Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, लास्ट स्टेप, फाइनली चेक करो भाई रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। पता चला कहीं कुछ गड़बड़ कर दी और नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड पे इक्वल नहीं हुए, इतनी सारी मेहनत हो गई वेस्ट। तो वेस्ट तो हम करने नहीं वाले हैं कुछ भी, टाइम बहुत प्रीशियस होता है ना, प्रीशियस देन मनी। ओके, सो हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप जो हमारा है कि हम रिएक्शन बैलेंस जो आपने करी है वो करेक्ट है कि नहीं वो चेक करेंगे। इसलिए हम क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए करेंगे वापस काउंटर चेक। तो आप हर एक एलिमेंट के लिए चेक करो, 3Fe ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 3Fe ऑन राइट हैंड साइड, डन। 8 हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड, 8 हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड, डन। 4 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 4 ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, डन। तो अभी मेरे तीनों एलिमेंट के सारे एटम्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स पे बैलेंस्ड है। सो सिंस नंबर ऑफ एटम्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स दोनों साइड पे सेम है, अब मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, पर फिर भी बैलेंस्ड इक्वेशन को हमेशा हम उनके फिजिकल स्टेट्स के साथ लिखते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सॉलिड्स के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसियस के लिए G और एक्वियस सॉल्यूशंस के लिए AQ। तो हम इन एब्रीवेशंस, इन नोटेशंस को लिखते हैं अलोंग विद द केमिकल इक्वेशंस, ब्रैकेट में छोटा सा, सो दैट उसकी फिजिकल स्टेट हम बता सकें। सो दिस ब्लू कलर्ड बॉक्स हैज अ फाइनल इक्वेशन। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे जो प्रोडक्ट मिला, जो मैंने अचीव किया, वो है ये ब्लू इक्वेशन। ठीक है, सो ये इक्वेशन क्या है मेरी, 3Fe सॉलिड रिएक्टिंग विथ 4H2O gaseous to give Fe3O4 solid and 4H2। क्लियर है बच्चा? फाइन। एक एग्जाम्पल लें, दू एक आपको होमवर्क दो, ठीक है? चलो एक हम होमवर्क देते हैं आपको, जो कि है CuSO, सॉरी, हम आपको एक होमवर्क देते हैं। आई होप आप ये सॉल्व करोगे और मुझे इसका आंसर दोगे। ठीक है, सो आपकी इक्वेशन है CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस
CU, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस और नो। इफ नॉट, बैलेंस करो, अगर है तो ठीक है, लिखो इट इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, Na plus Cl2 giving me NaCl, solid, gaseous, solid, ये भी सॉरी, aqueous, solid, aqueous, solid। तो ये इक्वेशन भी देखो बैलेंस्ड है या नहीं। इफ बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस्ड है तो वेल एंड गुड। सो मैंने आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चंस रखे हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। पहले चेक करो बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस्ड है, गिव अ टिक, राइट। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो भाई रॉन्ग मत दे देना, उसे बैलेंस करना, वरना एग्जाम में टीचर भी 0 दे देगी, बोले कि नॉट बैलेंस्ड। ओके, सो प्लीज ये आप चेक करिए और मुझे कमेंट करके इसके आंसर्स दीजिए। ओके बच्चों, तो हाँ सॉरी, कभी कभी, एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ बच्चों सॉरी। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ रिएक्शंस में स्पेसिफिक कंडीशंस लगती हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई कैटलिस्ट जो रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए लगता है, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए लगता है, उसे स्टार्ट करने के लिए लगता है। सो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें रिएक्शन में लिखना पड़ता है। जैसे कि आप 2 एग्जाम्पल्स देख रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपको देता है मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। बट ये रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होती है, किसी और प्रेशर पे नहीं होगी। तो ये उसकी स्पेसिफिक कंडीशन है, तो ये हम लिखते हैं एरो के या तो ऊपर या तो नीचे। मतलब ये रिएक्टेंट जब इस कंडीशन पे पहुंचेंगे तभी भाई मुझे रिएक्शन देंगे। सो फॉर दिस, कभी भी आपको कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट लिखना है तो आप एरो के या तो ऊपर या तो नीचे लिख सकते हो। देखो ये जो दूसरी रिएक्शन लिखी हुई है ना, वो आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं यूजिंग सनलाइट एंड इन द क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, एंड इट गिव, और वो बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल ज़रूरी है, वरना ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की नहीं हो पाएगी। सो उसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू एड्यू दोस्त, और बीना आपको इस वीडियो के लिए थैंक यू कहना चाहेगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो प्लीज़ आप नोट डाउन करें और कमेंट में प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। टिल देन स्टे ट्यून। और हाँ बच्चों, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, व्यूज़ देना मत भूलना। बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।